डियर स्टूडेंट, जब अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाओं के बारे में भी जानना जरूरी है, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का नाम दिया गया है। अब बात यह है कि जब अर्थशास्त्र है तो दो शाखाएं क्यों हैं? अर्थशास्त्र अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया कवर करने वाला विषय है। इसीलिए रैगनर फ्रिश साहब ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख आधारों पर, अध्ययन के आधार पर, उसके एरिया के आधार पर दो भागों में बांटा। एक का नाम दिया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा का नाम दिया गया समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो इन दोनों को पूरी तरीके से समझना जरूरी है। आखिर व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है? व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा, जबकि समष्टि अर्थ का मतलब होता है व्यापक यानी कि बड़ा। तो यहाँ पर दोनों से मिलाकर ही अर्थशास्त्र अपने आप में पूरा होता है। तो आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम वास्तव में व्यष्टि और समष्टिगत विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या है, अर्थशास्त्र में इन दोनों की क्या भूमिका है, दोनों के अर्थ के बारे में, विशिष्टताओं के बारे में, अध्ययन क्षेत्र के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और ऐसे नोट्स के साथ पढ़ेंगे ताकि इजीली आप एग्ज़ाम में उन नोट की सहायता से अपने एग्ज़ाम के आंसर को लिख सकें। वेल नोट होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है समझने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अध्ययन के क्षेत्र। जब अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसको दो अध्ययन क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है, एक विशिष्ट अथवा सूक्ष्म विश्लेषण, एक व्यापक। विशिष्ट या सूक्ष्म विश्लेषण को अध्ययन नाम दिया गया है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दैट इज नोन एज सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है ये है, इसका नाम किस नाम से? व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के नाम से। व्यापक विश्लेषण यानी कि मैक्रो एनालिसिस, जहाँ पर चीज़ों को, बड़े समूह को, बड़े समस्याओं के बारे में पढ़ा जाता है, व्यापक विश्लेषण का नाम दिया गया है, जिसको नॉर्मली हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो चलो दोनों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, अच्छे से समझते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। देखिएगा, जो सूक्ष्म मतलब छोटा, व्यष्टि मतलब छोटा, ये जो शब्द निकल के आया है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर अध्ययन के मामले में अंग्रेज़ों ने कुछ अपनी चीज़ों को ज़्यादा, इसका ऐसा नहीं है कि भारत में ये प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको सबसे पहले अपने नाम से डलवाया। तो यहाँ पर जब हम सूक्ष्म की बात करते हैं तो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द है, दैट इज मिक्रोज, जहाँ पर मिक्रोज का अर्थ होता है छोटा यानी कि सूक्ष्म। इसका मतलब होता है जब हम इसके साथ माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स को जोड़ देते हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को जोड़ देते हैं, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र बनता है। तो हम बात करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तो अर्थव्यवस्था की ऐसी आर्थिक अवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म या व्यक्तिगत यानी कि छोटा व्यक्तिगत समस्याओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र को व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। राइट, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसके बारे में समझते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण मतलब अध्ययन करना, विश्लेषण का मतलब होता है गहनता के साथ अध्ययन करना, छोटे से छोटे बारीकी से अध्ययन करना। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्म, वस्तु, बाजार, श्रमिक, उद्देश्य आदि के समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। कहने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की ऐसी समस्याएं जो छोटी छोटी होती हैं, व्यक्तिगत रूप में पाई जाती हैं, अलग अलग होती हैं, सूक्ष्म स्तर पर विराजमान होता है। जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन करना है, एक के बारे में, किसी एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करना है, किसी एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होता है इस बात का अध्ययन करना है, एक बाजार की प्रतिक्रिया कैसी होती हैं, एक बाजार संतुलित कब होता है। इन सब चीज़ें की छोटे स्तर पर, एक सामूहिक नहीं, छोटे लेवल पर हम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं व्यक्तिगत रूप से, ताकि वास्तव में ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी समस्याओं के बारे में समझ सकें। तो उस अर्थशास्त्र को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को बाद में प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी उन्होंने बुक लिखी थी आर्थिक विश्लेषण, वहाँ पर उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र किया और लिखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों,
मजदूरी, आयोग आदि वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब जहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इस पर हम कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किसी एक इकाई से होता है। एक इकाई मतलब व्यक्तिगत इकाई से, सूक्ष्मतम इकाई से, व्यष्टिगत इकाई से होता है, जहाँ हम चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाएं, अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों और अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, उनके व्यवहारों, उनके पारस्परिक संबंधों के बीच में अध्ययन करता है। इसीलिए इसको कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु की कीमत के बारे में बताया जाता है, और कीमत वो जो है जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निकल के आती हैं। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो 4 प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत इसको समाहित करेंगे। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब छोटी छोटी इकाइयों में, जो कि एक, जैसे एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उत्पादक की एक का व्यक्तिगत रूप से उसका अध्ययन किया जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय के अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र की आय। अब ये खुद सोचिए, राष्ट्र की आय का मतलब राष्ट्र कोई इंसान थोड़ी ना है, राष्ट्र इंसानों का, नागरिकों का समूह है। प्रत्येक नागरिकों की आयों को जोड़कर राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। तो राष्ट्रीय आय एक सामूहिक संकल्पना है, जबकि एक व्यक्ति की आय एक व्यक्तिगत आय है। तो व्यक्तिगत आय हम जब अध्ययन करेंगे तो उससे संपूर्ण व्यवस्था का भी अध्ययन संभव हो जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना, जब हम किसी एक सूक्ष्मतम या व्यक्तिगत अध्ययन करने जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं बाकी क्रियाएं जो सामूहिक स्तर पर होती हैं, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण स्तर पर होती हैं, वो स्थिर है, उससे उस व्यक्तिगत समस्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसे हम कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं के, सेवाओं के, साधनों के विभिन्न कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इन बातों का हम यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की जब भी बात करते हैं तो उसको कुछ कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो इसके जो प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे, 3 प्रमुख कैटेगरी में, 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है व्यष्टिगत स्थैतिक, व्यक्तिगत यानी कि माइक्रोस्टैटिक। माइक्रोस्टैटिक क्या है? इसके अंतर्गत यह मानते हुए कि एक ही समय में संतुलन की स्थिति रहे। ये मान लिया जाता है कि जब हम संतुलन की बात करते हैं वो संतुलन की एक ही स्थिति व्याप्त होती है। एक दिए हुए समय पर व्यष्टिगत चरों के संबंधों का सामंजस्य कीमत का निर्धारण करेंगे। एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, तभी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है और वहीं पर बाजार संतुलित होता है। मतलब एक स्थिति की बात करते हैं जहां पर जो स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बात करेंगे। उपभोक्ता जब किसी वस्तु पर व्यय करता है तो बदले में अधिकतम संतुष्टि पाता है, तब उसको संतुलन, तो मतलब इसको बोलते हैं कि जब एक स्थिर स्थिति की बात करते हैं तो वो व्यष्टिगत स्थैतिक होता है। जबकि तुलनात्मक व्यष्टिगत स्थैतिक मतलब कॉम्पेरेटिव माइक्रोस्टैटिक, ये तुलनात्मक व्यष्टिगत स्थैतिक व्यक्तिगत चरों के संबंधों की साम्य स्थितियों की तुलना करती है। मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग चरों के बीच के अध्ययन बताता है, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार और उत्पादक का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार ये बताता है कि वो कम से कम कीमत पर वस्तु खरीदना चाहता है, जब उत्पादक का व्यवहार जो ये बताता है कि वो अधिक से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचना चाहता है। तो जब हम 2 चरों के बीच में अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करने को हम तुलनात्मक व्यष्टिगत स्थैतिक के नाम से जानते हैं। और लास्ट है व्यष्टिगत परावैगिक। परावैगिक का मतलब होता है परिवर्तन होना। हम सबको बताएं अर्थव्यवस्था में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती है, वो सब परिवर्तन होती रहती हैं, क्योंकि समाज, अर्थव्यवस्था, वातावरण ये सब परिवर्तनशील है। सभी चीज़ें बदलती रहती है, समय के अनुसार बदलाव आता रहता है। तो जब व्यक्तिगत चरों के बदलाव का अध्ययन करते हैं, परिवर्तन के साथ चरों का अध्ययन करते हैं, तो उसे व्यष्टिगत परावैगिक अर्थशास्त्र के नाम से हम जानते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद हमें ये पढ़ना है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसके कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र है।
जब अध्ययन क्षेत्रों की बात करते हैं, एक्ले ने इसके अध्ययन क्षेत्रों के बारे में समझाते हुए कहा कि कीमत और मूल्य सिद्धांत परिवार, फर्म और उद्योग के सिद्धांत अधिकतम उत्पादन और कल्याण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जब इन सबको परिभाषित किया गया, विभिन्न सिद्धांतों को 3 विशिष्ट वर्गों में बांटा गया, जिसके अंतर्गत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्रों की बात करेंगे, इसके 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। जब हम वस्तु की कीमत निर्धारण की बात करते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार से, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और दूसरा उत्पादक के, क्योंकि वस्तु की कीमत का निर्धारण उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के व्यवहार के आधार, केवल उपभोक्ता वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं कर सकता और केवल उत्पादक भी, क्योंकि उत्पादक अपनी मनमर्जी कीमत रखेगा तो माल बिकेगा नहीं, क्योंकि कीमतें उपभोक्ताओं को ध्यान में रख के रखा जाता है। तो इन दोनों का व्यवहार होता है। दूसरा होता है साधन कीमत निर्धारण, क्योंकि उत्पत्ति के लिए, उत्पादन के लिए विभिन्न उत्पादक साधनों की आवश्यकता पड़ती है और साधनों के उपयोग करने के बदले में उसका मूल्य भुगतान करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं साधन भुगतान। तो साधन भुगतान जैसे मजदूरी का लगान, ब्याज, लाभ, इन सब का निर्धारण कैसे होता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा साधनों का कुशलतम आवंटन किस प्रकार से हो, का साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो समाज में, उत्पादकों के बीच में, इस बात का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से और शब्दों के साथ समझते हैं। सबसे पहला क्षेत्र क्या है, वस्तुओं की कीमत निर्धारण। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो है वस्तुओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस आधार पर होता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते होते, इस बात का अध्ययन करते हैं। जहाँ पर 2 प्रमुख बातें आती हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसे होता है, वस्तु का कीमत निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो जब उपभोक्ताओं को संतुलन निर्धारण की समस्या की बात करते हैं, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपने सीमित साधनों का विभिन्न आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार से प्रयोग करेगा ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि करे। तो इसी चीज़ को उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत बोलते हैं, दैट इज उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, जहाँ पर उपभोक्ता की उपयोगिता, मांग के नियम, मांग में परिवर्तन, इन सब चीज़ों का डिटेल से अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता किस प्रकार से प्रभावित होता है, वो क्या चाहता है। दूसरा है वस्तुओं की कीमत निर्धारण किस प्रकार से होती है। वस्तु की कीमत निर्धारण मतलब एक वस्तु जैसे चावल, आटा, दाल, वस्तु के कपड़े, किताबें, इन सब की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जबकि साधन की कीमत का निर्धारण या वितरण का सिद्धांत, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के साधन हमें फ्री में नहीं मिलते, बदले में हमें जो परिवार क्षेत्र होते हैं उन साधनों से उनसे कलेक्ट करना पड़ता है, बदले में उनको रिटर्न में जो कुछ देना चाहता है उसकी अपनी कीमतें होती हैं, जिसको बोलते हैं साधन कीमत। जैसे अगर आपने भूमि का प्रयोग किया, बदले में किराया या लगान देना पड़ेगा। आपने किसी मजदूर को काम पे रखा तो उसको मजदूरी देनी पड़ेगी या वेतन देना पड़ेगा। आपने अपना खुद का बिजनेस करने के लिए रिस्क लिया तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से साधनों का भुगतान करना पड़ता है, जिसका मूल्य निर्धारण करना आवश्यक है, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज साधनों के आवंटन की कुशलता। देखिए, साधन जो कुछ भी है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, हम ये कोशिश करते हैं कि उपलब्ध साधनों का कुशलतम प्रयोग हो ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। जिस अर्थव्यवस्था में साधनों का कुशलतम उपयोग नहीं होता, वह बस साधनों की बर्बादी होती है। तो साधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए साधनों को कुशलतम उपयोग करना आवश्यकता होता है। जब कुशलतम उपयोग की बात करते हैं, कुशलता 3 प्रकार की होती हैं। एक उपभोक्ता कुशलता की, एक उपभोक्ता के पास जो साधन होते हैं, उपभोक्ता के साधन को क्या बोलते हैं, धन, पैसा, जो वह व्यय करता है वो इस प्रकार से व्यय करे कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। दूसरा, उत्पादन की कुशलता, एक उत्पादक अपने साधनों को जो भी उसको अवेलेबल है उसको इस प्रकार से व्यय करे कि अधिकतम उत्पादन हो। अब फिर उन दोनों उपभोग तथा उत्पादन के परिपूर्ण कुशलता दोनों इस प्रकार से अपना प्रक्रिया करें कि वस्तु की एक ऐसी कीमत का निर्धारण हो ताकि सब लोग संतुष्ट हो, उत्पादक को लाभ भी प्राप्त हो और उपभोक्ता को संतुष्टि की भी प्राप्ति हो। इस प्रकार से कुशलता बढ़ती है। ठीक है, अब क्या होता है ना, हमें ये जानना है व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका क्या महत्व है। जब महत्व की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक नीतियों के सुझाव, आर्थिक नीतियाँ कैसी बननी है, व्यक्तिगत रूप से कर, ठीक है ना, आर्थिक कल्याण किस प्रकार से होगा, आर्थिक कल्याण किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है,
साधनों की कीमत भुगतान करने के बाद तो किस प्रकार से साधनों की कीमत निर्धारित, इस सब का अध्ययन किया जाता है। प्रबंध संबंधी निर्णय के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये सहयोग होता है। राजस्व के उपयोग, राजस्व मतलब कर का निर्धारण किस प्रकार हो, क्योंकि कर व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता है तो उसका निर्धारण कैसे होता है। व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक निर्णय में लेने में सहायता प्राप्त होती है। ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता है, यानी कि महत्व है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ दोष भी आते हैं। जब हम दोषों की बात करते हैं तो यहाँ पर यह अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की केवल और केवल व्यक्तिगत समस्याओं का ही अध्ययन होता है। तो रही सामूहिक समस्या, वो कहाँ जाएंगी? जैसे अगर हम एक व्यक्ति के अध्ययन करेंगे, वो तो काम कर रहे हैं ना, उत्पादक, वो तो रोजगारशील है। तो हम जब रोजगार की बात करेंगे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो काम नहीं करते, तो उन चीज़ों को दरकिनार किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था का संपूर्ण चित्र हमारे सामने नहीं आ पाता है। दूसरा, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है कि ये मानता है कि जब हम जिसकी बात करेंगे उसके पास पूर्ण रोजगार होगा, वो रोजगार की अवस्था में होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। सब लोगों के पास रोजगार नहीं होता है। कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए यह अनुपयुक्त होती है। जैसे जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, जब मुद्रा की बात करते हैं, जब हम विदेशी विनिमय की बात करते हैं, वहाँ पर ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वो इन सब चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकता। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, जैसे हम कहते हैं अधिक से अधिक, एक व्यक्ति को अधिक से अधिक सेविंग करनी चाहिए। भाई अगर वो अधिक से अधिक सेविंग करेगा, आप खुद सोचो अर्थव्यवस्था के लिए सही कैसे होगा? फिर अर्थव्यवस्था का पैसा तो अर्थव्यवस्था में आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से जो सही है वो सामूहिक रूप से सही नहीं हो सकती हर बार। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर मैक्रो वर्ड ग्रीक शब्द से ही बना हुआ है और ग्रीक शब्द है मैक्रोस, जिसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, मैक्रो बना है मैक्रोस से, मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब होता है व्यापक, यानी कि मैक्रो। इसका मतलब होता है मैक्रोस का मतलब होता है बड़े समूह का अध्ययन जो बड़े लेवल पर आधारित है। इस प्रकार इसके अध्ययन की जब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ऐसी समस्या होती है जो पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र की आय जो सामूहिक है। कुल रोजगार मतलब पूरे देश के लोगों के लिए। ठीक है, विदेशी विनिमय एक देश का दूसरे देश का और देश सामूहिक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। तो यहाँ पर जब सामूहिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत वो समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं वही सेम इसकी परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं होता है, जबकि व्यक्तिगत मात्राओं की समूह से होता है। जैसे एक व्यक्ति की आय के बारे में यहाँ पर अध्ययन नहीं करते हैं, सभी व्यक्तियों की आय का अध्ययन करते हैं, जिसे राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के रोजगार की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर सभी व्यक्तियों के रोजगार की बात करते हैं। समझ में आ गया। किंतु राष्ट्रीय आय से होता है व्यक्तिगत मूल्यों से नहीं, परंतु उस मूल्य स्तर से होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं, जबकि सामूहिक या राष्ट्रीय उत्पादन से इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी समस्या का सामूहिक क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, किसी समस्या को पूरे देश से संबंधित होकर पढ़ते हैं, तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करते हैं। इसके अंतर्गत पूरे देश की समष्टिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जो समस्याएं संबंधित होती है, जैसे विदेशी विनिमय, भुगतान संतुलन, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें जितनी भी समस्याएं होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कुल मांग की समस्या, तो कुल पूर्ति से जुड़ी, तो कुल पूर्ति से गुणक से जुड़ा होता है, गुणक से जो है अधिपूर्ति या फिर अधिमांग की समस्या होती है। मतलब सारी समस्याएं लगभग एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब इसकी विषय सामग्री की बात करते हैं, इसी विषय सामग्री को बेसिकली 4 वर्गों में बांटा जाता है। आय, उत्पादन और रोजगार की। इसके अंतर्गत देश में आय स्तर कितना होगा, राष्ट्रीय आय कितना होगा, राष्ट्रीय आय का जो है गणना कैसे की जाती है, गणना विधियां कौन सी होंगी, रोजगार कैसे होगा, उसकी बेरोजगारी स्तर क्या है, रोजगार को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सामान्य कीमत स्तर का गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। इसके अंतर्गत वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर मतलब देश में
देश में मुद्रास्फीति कैसा है, मुद्रा अपस्फीति किस प्रकार से है, ठीक है, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देश में जीडीपी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, उत्पादकता बढ़ रही, कुल रोजगार बढ़ रहा है नहीं, कुल उत्पादन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कुल पूर्ति में किस प्रकार से, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि वितरण का समष्टिगत अर्थशास्त्र, जो भी हमारे संसाधन है उसका वितरण इस प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के जब विश्लेषण के प्रकारों की बात करते हैं, इसके में भी कुल 4-3 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है व्यापक या समष्टि स्थैतिक। जैसे व्यष्टि स्थैतिकता, यहाँ पर समष्टि स्थैतिक है। यहाँ पर वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता था, ये सामूहिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन साम्य या स्थायी स्थिति में किया जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के लिए संतुलन स्तर का पाया जाना आवश्यक है और प्रत्येक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होता है उस संतुलन की स्थिति तक पहुँचना, ताकि जितने लोग, जितनी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसका उतना मांग हो, जितने लोग रोजगार मांगने आ रहे हैं सबको रोजगार में इस स्थिति को मान के किया जाता है, उस बिंदु का अध्ययन किया जाता है। जबकि तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक होता है, जहाँ पर आर्थिक व्यवस्था में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पर परिवर्तन की एक स्थिति को दूसरी स्थिति के साथ अध्ययन किया जाता है। जैसे आज रोजगार स्तर कितना है और आने वाले समय में क्या होगा, बेरोजगारी अब कितनी है, आने वाले समय में कितना होगा, राष्ट्रीय आय आज इतनी है तो पहले कितनी थी, वृद्धि दर क्या हुआ, कमी हुई तो कमी कितना हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब यहाँ पर संतुलन का 2 अलग अलग स्थितियों में तुलना की जाती है। आज अगर इतना है तो पहले कितना था, तो इसको हम तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक के अंतर्गत जानते हैं। नेक्स्ट है समष्टि प्रावैगिक। हम सबको पता है कि अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील होती है, तो एक महत्वपूर्ण स्थान है टिनबर्जन, हिक्स, बोल्डिंग, सैमुअल्सन, रॉबर्टसन और हैरोड आदि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने समष्टि प्रावैगिक विश्लेषण के विकास में योगदान दिया और उन्होंने इसका विकास किया। इसका मतलब होता है हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी परिवर्तन आते हैं, समस्याओं में जो परिवर्तन होता है उसका विश्लेषण करते हैं इसके अंतर्गत। अब इसकी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी बातें होती हैं, दैट इज़ बातें, कौन कौन सी बातें होती हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कैसे यह विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों को चित्र का दृश्य, मतलब अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति है, मुद्रा पूर्ति कितनी है, केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है, ठीक है, व्यापारिक बैंक क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताता है। इसके अंतर्गत आर्थिक घटकों के इस परिवर्तन के असमान गुणों का अध्ययन किया। आर्थिक घटकों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, कुल पूर्ति और कुल मांग में क्या परिवर्तन आ रहा है। इसके अंतर्गत समायोजन की उस प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था नवीन संतुलन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त। अगर हमारा पहले से ही संतुलन यहाँ बना हुआ था तो नवीन संतुलन अगर बनता है तो किस प्रकार से बन रहा है, कौन कौन से घटक यहाँ पर, तो इस प्रकार से अंतर्गत आर्थिक घटकों को भी निरंतर होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां निकल के आती हैं। जब इन कमियों की बात करते हैं, सबसे पहले सामान्यीकरण का दोष या अर्थिक। जब सामूहिक रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं ना, तो सामूहिक गुण और व्यक्तिगत में अंतर हो जाता है, तो यहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र की कमियां होती हैं। जैसे व्यक्ति और समाज की बचतें। एक व्यक्ति की बचत हमेशा अच्छा होता है, हम कहते हैं ना व्यक्तिगत बचतें होनी चाहिए। अब खुद सोचो, एक आदमी एक महीने में 1000 रुपये बचत कर रहा है, तो ऐसे में 12 महीने में 12,000 रुपये बचत कर ले रहा है, ठीक है। हमारे देश में कितने करोड़ है, 100 करोड़ लोग हैं। 100 करोड़ लोग अगर 12,000 रुपये के हिसाब से अगर बचत करने लगे, 100 करोड़ को छोड़कर 40 करोड़ ही करने लगे, तो 12 से 48, तो 48 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से चला जाएगा। तो जो व्यक्तिगत बचतें हैं अगर सभी लोग करने लगे वो गलत। अब सोचो, बैंक से एक व्यक्ति पैसा निकालने गया है 1000 रुपये, अगर उसी दिन देश के हर एक नागरिक अपने अकाउंट से 1000 रुपये निकालने जाए तो पैसा कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो मतलब जो चीज़ व्यक्तिगत रूप से सही है वो समष्टि स्तर पर सही नहीं हो सकता। मजदूरी दर और रोजगार, नॉर्मली व्यक्तिगत रूप से मजदूरी दर जितनी ज़्यादा होती है व्यक्तियों के लिए फ़ायदा है, लेकिन अगर हम बात करें मजदूरी दर जितनी ज़्यादा होती चलेगी तो जो काम है, मजदूरी की पूर्ति है, मांग है, वो भी कम होता, क्योंकि लोग ज़्यादा कीमत पर मजदूरों की मांग नहीं करेंगे तो रोज़गार में कमी हो जाएगी, क्योंकि मजदूरी दर जितनी ज़्यादा उसकी मांग कम, रोजगार कम हो जाएगा। एक व्यक्ति मुद्रा के परिमाण का संचय दर वृद्धि कर सकता है। एक व्यक्ति अगर सेविंग करता है उसके व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में वो पैसा निकलता है और अर्थव्यवस्था में वो लगता नहीं है। तो इस प्रकार से एक देश का निर्यात
एक देश का निर्यात कहने के लिए निर्यात देश के लिए फ़ायदेमंद होता है, बाहर जाता है, पैसे आता है, लेकिन ये तो सोचो निर्यात कहते हैं जो वस्तु उत्पादन है वो उत्पादन बाहर चला जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं विरोधाभास सा होता है कि जो चीज़ हमारे लिए सही है कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से वही नुकसान होता है, क्योंकि निर्यात आप जितना ज़्यादा करेंगे वो माल देश से बाहर चलेगा, यहाँ में वो कमी हो जाएगी और यहाँ के लोगों के लिए वो महंगा होने लगेगा, तो सही नहीं है। समूह की आंतरिक रचना महत्वपूर्ण होता है। पूरे अर्थव्यवस्था की आंतरिक संरचना बड़ी जटिल होती है जिसको समझ पाना मुश्किल है। हम हर एक क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान नहीं दे सकते, ऐसे में समष्टिगत अर्थशास्त्र में कठिनाई उत्पन्न होती है और इसका एक सही रिजल्ट भी हमारे सामने नहीं आ पाता है। समूह की माप संबंधी कठिनाइयाँ, आप राष्ट्रीय आय को कैसे मेजर करेंगे, हर कोई अपनी इनकम नहीं बता सकता, उत्पादन वास्तविकता है या नहीं है, उसके इलीगल एक्टिविटी को पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कठिनाइयाँ निकल के आती है। अर्थशास्त्र की समस्या व्यावहारिक नहीं होती, वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती हैं वो वास्तविक व्यवहारिकता नहीं हो पाती है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। समझ में आ गई? ये बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना होता है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी कोई डाउट है किसी भी तरह का, बेझिझक बेधड़क मुझसे बताइए और समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के थैंक यू एंड बाय।